महंगाई की मार, आम जन पर डबल वार। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ी। बारह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर 14.23% हुई। आठ महीने से थोक महंगाई डबल डिजिट पर। खुदरा महंगाई भी 4.91 के स्तर पर पहुंची। महंगाई पर सियासी दलों में बयानबाजी आम। तमाम दावों के बावजूद महंगाई नहीं होती है कम। इस मर्ज की दवा क्या है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रैली भी हो गई, उससे पहले प्रदेश और देशव्यापी आंदोलन भी हो गए, लेकिन महंगाई का मुद्दा जस का तस है और महंगाई के नए आंकड़े निराश करने वाले। महंगाई की मार से परेशान आम आदमी के मन में राजनीतिक आस्थाओं के बावजूद ये सवाल आता ही होगा कि उसके ज़रूरत की चीज़ें कब उसकी जेब के दायरे में आएंगी। कब ऐसा दिन आएगा जब वो रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़कर क्वालिटी लाइफ के बारे में सोच सकेगा, क्योंकि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने इस मुद्दे पर चुनाव न लड़े हों, जीत ना हासिल की हो और सत्ता में आने के बाद महंगाई होने के कारण न गिनाने लगा हो। फिलहाल प्रदेश सरकार केंद्र पर हमलावर है और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा इस तर्क से परे नहीं जा पाती है कि अब भी सर्वाधिक वैट राजस्थान में है और सबसे महंगा डीजल पेट्रोल यहीं पर है। कुल मिलाकर महंगाई की फुटबॉल की नियति ये है कि इधर से उधर और उधर से इधर फेंक दी जा रही है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि दवा के साथ क्यों बढ़ता जाता है महंगाई का मर्ज, कब तक फुटबॉल बना रहेगा महंगाई का मुद्दा, और सिर्फ वोट समेटने की लड़ाई में उलझी हैं सरकारें, इसलिए महंगाई है। सीए रघुवीर पुनिया साहब हैं हमारे साथ, सुरेश गर्ग साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और रेस्वी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आम आदमी की कोशिश तो पता नहीं कामयाब हो कि नहीं हो मीणा साहब, लेकिन आप चूंकि अर्थ जगत से जुड़े हुए हैं, आपसे ये सवाल लाजमी है। शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो ही मैं अपने राजनीतिक मित्रों के पास जाऊँगा तो प्रदीप जी मोदी सरकार की नाकामी गिनाएंगे आर्थिक मोर्चे पर और सुरेश जी राजस्थान में सर्वाधिक वैट होने का हवाला देंगे, जो मैंने शुरू में ही कहा, क्योंकि तर्क दोनों दलों के पास तो इतने ही हैं महंगाई को लेकर, और अभी सुन लेंगे। लेकिन आम आदमी की ये समझने में दिलचस्पी ज़रूर होगी पुनिया साहब कि इस महंगाई की जो धारा है इसकी गंगोत्री कहाँ है, कहाँ से इसका दारोमदार किस पर जाता है? जेपी सर, इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केंद्र सरकार की है और कुछ जो ये वेट है डीजल के ऊपर इसमें स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन एक तरह से हम ये कहें कि 25% जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है तो 75% जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर महंगाई को रोक सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की कमी आ गई तो उसका इंपोर्ट करके उसके एक्सपोर्ट पे रोक लगाकर, और मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान्स में कि उस पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एंटिसिपेट करके कि 3 साल में कितनी होगी, 5 साल में कितनी होगी, 15 साल में कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को बढ़ाए और उसके लिए इंसेंटिव दे, और ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये असंभव नहीं है। ठीक है, तो आपने जो नुस्खे सुझाए इस पर काम अभी तक नहीं हो रहा है क्या? आप तो डे टू डे की खबरें पढ़ते होंगे ना। जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका इंपोर्ट करना या उनका एक्सपोर्ट रोक देना या 2, 4, 5 साल का अनुमान लगाना कि इस चीज़ की तब इतनी ज़रूरत होगी, तब इतनी ज़रूरत होगी, महंगाई है, महामारी है, प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है और चीज़ें भी हो सकती है, क्या इस सब के साथ काम हो नहीं रहा है क्या?
नहीं जेपी सर, इंडिया के अंदर जो हमारी पहले 5 ईयर प्लानिंग बनती थी उस तरह से अब प्लानिंग का आपने और हमने नाम सुना क्या इन सालों में कि कोई पंचवर्षीय योजना बनी है, पंचवर्षीय योजना में ये टारगेट लिए हैं सरकार ने। आज आपने रोटी कपड़ा और मकान की बात की, तो रोटी की तो चर्चा कॉमनली चलती है, आप मकान की बात ले लो, स्टील को ले लो, आप लोहे को ले लो, जो सीमेंट को ले लो, मकान बनाते टाइम कितनी महंगाई होगी। आज कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है लेकिन सीमेंट और स्टील की प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि कुछ कंपनियों ने कार्टेल बना लिए हैं। अच्छा। जो कंपनियां कमजोर थी वो दिवालिया हो गई, जैसे भूषण स्टील है, एसआर स्टील है, और जो कुछ बड़े प्लेयर्स ने एकाधिकार स्थापित कर लिया। ये मोबाइल भी एक महंगाई का एक नया साधन बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ कंपनियों ने जो मार्केट से कंपटीशन खत्म हो गया और अब धीरे धीरे करके इसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। गर्ग साहब, ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं है रॉकेट साइंस जो हमको यहाँ बैठकर समझ में आती है और जो लोग नीति निर्धारित करते हैं उनको समझ में नहीं आती होगी। उसके बावजूद या तो उनको समझ में आ रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, या फिर तो सोचने का तरीका और उस सोच को ज़मीन पर उतारने का तरीका अलग है। कहाँ क्या गैप रह जा रहा है, या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? सुरेश गर्ग साहब। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 14% से ऊपर गया हुआ है और रिटेल प्राइस है वो 4.91% है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार समय समय पर उन चीज़ों पे ध्यान दे रही है। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जनता को राहत दिया है। इसी तरीके से जो सोयाबीन आयात होते हैं उस पर 38% का एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको कम करके 5% पे लिया है। इसी तरीके से जो खाद्य तेल है उस पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, उस पर 20,000 करोड़ रुपए का जनता को राहत दी है। तो आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम होगी और सरकार उस पर पूरी तरह नजर रखी हुई है। हम अकाउंटिंग जो वो हमारी पारदर्शिता के अनुसार है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसको छिपाया जाता था। आपको पता होगा कि पहले जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, ऑयल प्राइस बढ़ रही थी तो उन्होंने 1,30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू कर दिए थे जिससे कि उसको प्राइस को कंट्रोल हो जाए। वो जो 1,30,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो आने वाले 2026 तक एनडीए को, आज भाजपा सरकार को उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पिछली सरकारों के अंदर उस चीजों को छुपाया जाता था। आज हम पारदर्शिता के साथ में हम इस चीज को लाया जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी क्या हुआ है कि बरसात की वजह से, अधिक बरसात होने की वजह से फसल में नुकसान हुआ है। इस वजह से जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, अब आने वाले में खाद्य तेलों के अंदर भी कमी आएगी, सब्जियों में भी कमी आएगी। और जहां तक आयरन ओर की बात है, आयरन ओर के अंदर भी हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका परिणाम भी आगे आएगा। आरबीआई खुद कहती है कि भाई हम जो महंगाई दर है वो 6% और 2% के बीच में रहेगी। तो आज महंगाई दर है 4.9%। यूपीए के गवर्नमेंट में 10% से भी ऊपर जा चुकी थी महंगाई दर। लेकिन आज जब से एनडीए गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं गई है, जो कि एक नियंत्रण के ऊपर है। और आने वाले टाइम में आपको इसका निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। भाई साहब, 1,26,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, 4.5 लाख करोड़ रुपया आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेते हैं। कितनी बार लेंगे और कितनी बार गिनाएंगे? 1,26,000 करोड़ रुपए की। दूसरी बात यह है कि इनसे निराश हुए लोग और आपने आशा जगाई, तभी तो आप सत्ता में हैं। बिल्कुल। अब आप आकर के ये कहते हैं कि साहब देखिए ये मजबूरियां हैं, तो भाई मजबूरियां तो उनकी भी थी। वो क्या बुरे थे? जेपी शर्मा, मैं कहना चाहता हूं कोई मजबूरी नहीं है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया। आज हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। हमने 135 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री दिया है, जो कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं दे सकता, वो हमने फ्री दिया है। पल्स पोलियो का टीका लगता है, उसके कितने पैसे देते हैं भाई साहब? पूरे देश को 2 बूंद जिंदगी के नाम से जो पल्स पोलियो की टीका लगाया गया पूरे देश को, उसके कितने पैसे दिए जाते थे? जरा मुझे बताइए। तो हमने पेट्रोल और डीजल में दाम घटाया। आप इस बात के ढोल गड़े बजाते हैं। इससे पहले जो टीकाकरण कार्यक्रम चले उनके कौन से पैसे दिए जाते थे? बिजली दर है, राजस्थान में सबसे महंगा पानी है, क्यों नहीं है बिजली की दरें कम कर रहे हैं? आज पेट्रोल का अगर मान लो 200 रुपए अगर पेट्रोल पे लगता है, लेकिन 2,000 रुपए बिजली पे लग रहा है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, ये कहने का नैतिक साहस आपकी पार्टी में तब होता और जब आप लोगों को जुटाने की अपील करते हैं, तब लोग स्वतः स्फूर्त आपके साथ तब जुटते जब आपकी सरकार महंगाई के मुद्दे पर बाहर नहीं होती या होती नहीं रही होती। उससे पहले महंगाई पर आपको घेरा गया, महंगाई के मुद्दे पर ही आपको बाहर जाना पड़ा। तो अब कैसे लोग आपके झंडे के पीछे आकर इकट्ठे हो जाएं कि हाँ, कांग्रेस इस महंगाई से हमको निजात दिला सकेगी? प्रदीप जी। शर्मा जी, अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश में एक हमारे
महंगाई हटाओ अभियान का एक रैली हुई है और उसमें जिस तरह का आपने संदर्भ देखा, जिस तरह का लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है वो बहुत ही रिमार्केबल रहा है। और वो लोग वाकई, महंगाई एक ऐसा इशू है जो राजनीतिक नहीं होकर आज भारत के समाज के हर वर्ग इससे प्रभावित होता है। जहां तक बात इसकी हो रही है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसको राजनीतिक एंगल से न देखकर हम आज एक समाज की बेसिक जरूरत को देखते हुए बात करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि पेट्रोल डीजल पर वैट की जो स्थिति है या एक्साइज की जो स्थिति है वो बहुत चर्चा में है। मेरा आपसे कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार का बजट बड़ा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है, उसके संदर्भ में अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के जो संसाधन होते हैं, जहां से उनको रेवेन्यू मिलती है, वो सीमित होते हैं। तो राज्य सरकार की अपनी आवश्यकताएं, उसकी जरूरत, धन संसाधन को करने की प्रायोरिटी बनती है और उसमें जो कुछ उसको उसके सुविधानुसार जो लोग उसको दे सकते हैं वो लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन उसी बात पे आ रहा हूं। शर्मा जी मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब इसमें एक्साइज करने की बात कमी आई तो एक्साइज वो हिस्सा है डीजल पेट्रोल पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार शेयर करती है। सेस उस पर जो लगाया गया है, 3 तरह के अलग सेस जो लगाए गए हैं, उस जो पूरा का पूरा केंद्र सरकार को जाता है, उस पर केंद्र सरकार ने कोई रियायत नहीं दी। उसको आपातकाल में, इस कोरोना महाकाल में उसको माफ किया जा सकता था, उससे वे किया जा सकता था, वो तो नहीं किया। आपने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से में जो चीज थी उसको कम कर करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया। अगर आप वाकई देश की मदद करना चाहते थे तो आप सेस को विड्रॉ कर लेते या टेम्परेरी विड्रॉ करते। आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज किए रखा, लेकिन राज्य सरकारों पर दबाव बनाते हुए और हमारी सरकार ने उसको रेस्पॉन्स करते हुए इमीडिएट में रेस्पॉन्स किया। पहले भी हमने 2% से वेट कम किया था, उसके बाद फिर हमने रेट में कम किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर ये कहना है कि केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो राज्य सरकार भी ये नुकसान वहन करने को तैयार है। और किस तरह की बात सरकार से चाहते हैं? बोलिए। हाँ सुरेश जी बोलिए। देखिए, इन्होंने ये कहा कि साहब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाएंगे। अरे भाई, वो तो निश्चित रूप से होंगे, लेकिन जब तक राजस्थान के अंदर वेट कम नहीं होगा तब तक राजस्थान की जनता को राहत नहीं मिल सकती। जब तक राजस्थान में, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल जो है वो राजस्थान के अंदर है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 0 भी कर देगी तो भी राजस्थान की जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान की जनता को बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है जब तक आप वेट कम नहीं करोगे। क्यों नहीं कमी की? ये बोल रहे हैं कि साहब 2 दिन पहले यहाँ पे हमने महंगाई के मुद्दे पे रैली की है। अरे महंगाई के मुद्दे पे रैली पे आपके राहुल गांधी जी तो बोले ही नहीं, वो तो हिंदू और हिंदुत्ववादी पे है। हिंदू को और हिंदुत्ववादी दोनों को अलग अलग करके चले गए। 18 मिनट तक आपने हिंदू और हिंदुत्ववादी पे बात की है, महंगाई के मुद्दे पे आपके राहुल गांधी जी कुछ बोल के निकले। सभी मुद्दों पे बराबर बात करते हैं। एक मिनट प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी सुनिए, अरे प्रदीप चतुर्वेदी सुनिए, पे बात करके कैसे मान लूं कि रैली के अंदर वो महंगाई के मुद्दे पे बात की। और वो उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बात की होती तो 40 बार अगर महंगाई बोल देते आधे घंटे तो आप मान लेते क्या? उन्होंने हिंदू को डिवाइडेशन पे बात की है। इनका ये पता नहीं है कि दादाजी कौन से पद में है, मां कौन सी उसकी है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, राहुल गांधी का कितनी बार महंगाई पर बोलना और कितनी बार हिंदू पर बोलना, क्या ये महंगाई का पैमाना है? क्या कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी सुनिए, मैं एसपी मित्तल साहब के पास जा रहा हूं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, इस सवाल का जवाब देने से बचिए मत और आपकी पार्टी के लोगों को बचना नहीं चाहिए। जो ये बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उठाती है सवाल कि हिंदुस्तान में तमाम जो आपने उसका सेग्रीगेशन बताया कि एक्साइज कहाँ जाता है, सेस कहाँ जाता है, उसके बावजूद राजस्थान में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल क्यों है? एसपी मित्तल साहब, आम आदमी केवल पेट्रोल डीजल की महंगाई से ही त्रस्त नहीं है, उसके अलावा उसके खाने पीने रहने सहने में जितनी चीज़ें काम आती हैं उन सभी के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर परेशान है। तो सवाल ये उठता है यहाँ कि जो सरकार 2014 में आई और 14 से 19 में उसने सबसे बड़ा आर्थिक प्रयोग नोटबंदी किया, जिसको कहा गया कि सबसे बड़ी नाकामयाबी है, उसके बावजूद लोग 303 देते हैं। वो सरकार आखिर क्यों चाहेगी कि वो अपनी लोकप्रियता खोए महंगाई की वजह से? तो क्या व्यवस्थाएं दिखती हैं या फिर क्या प्राथमिकता दिखती है सरकार की, जिसकी वजह से इस तरफ सरकार ने अपने आप को यूं समझिए कि मजबूत कर रखा है, देखा जाएगा, लेकिन हमको पहले ये करना है? क्या कुछ ऐसा है क्या मित्तल साहब? ये बात तो सही है कि केंद्र सरकार को महंगाई को कम करने के लिए जो उपाय प्रभावी रूप से करने चाहिए थे, शायद वो उतने नहीं हो पा रहे। अब इसमें हम इस चीज को भी जोड़ सकते हैं कि
जैसे हम जमाखोरी की बात है, तो मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ने का एक कारण जो है वो देश में जमाखोरी भी है, कि जिस तरीके से लोग जमाखोरी करते हैं उससे महंगाई जो बाजार के भाव दाम है वो बढ़ जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कोई भी खाद्य तेल हो वो 200 रुपए से किलो कम है ही नहीं, चाहे वो नमक मिर्ची मसाले हो, इवन जो रोजमर्रा का जो गेहूं की हम बात करें, अनाज की हम बात करें, तो भले ही चाहे 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ये दावा कर रही हो कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं प्रति माह निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन जो बाजार में भाव है वो 25 रुपए से किलो कम गेहूं का भाव नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस बात के हमसे कोशिश करनी चाहिए कि जो महंगाई है वो कम की जाए। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, जेपी साहब, मेरा ये मानना है कि सब लोग इस बात को कहते हैं दाम कम होना चाहिए, लेकिन जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जाती है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जने पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, यदि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद महंगाई कम हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, समय रहेगा तो पुनिया साहब के पास और जाऊंगा। मित्तल साहब, सवाल एक ये भी है कि नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी जो थे, उनके सामने 2014 के बाद एक लंबे अरसे तक बाकी सारे मुद्दे ही नहीं रहे थे। एक तरफ ब्रांड नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ दूसरे किसी ब्रांड का अभाव। इस स्थिति में चुनाव लड़े गए और जीते गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब किसानों का मुद्दा ले लीजिए, या कोविड का प्रबंधन था उसमें नाकामी ले लीजिए, या अब महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, आपको नहीं लगता कि उस जो बीच में एक फेज आया था उससे आगे वक्त थोड़ा सा बढ़ गया है, अब वापस ये सारे मुद्दे बनने लगे हैं? मित्तल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अंदर महंगाई का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी की आप जो बात कर रहे हैं, उस ब्रांड नरेंद्र मोदी पे ये महंगाई का मुद्दा स्वाभाविक रूप से असर डालेगा। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात को उठाएगा। अब सवाल में यह है कि जो संयुक्त विपक्ष है उसमें भी हम देख रहे हैं बराबर क्या नाम से दरारें आ रही हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मेरा ये मानना है कि सशक्त विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अब भले चाहे हम इस बात को हल्के में ले, इस बात को कि जब महंगाई की रैली कांग्रेस ने की तो उसमें दूसरे मुद्दे पहले ज्यादा आगे गए। अच्छा होता कि पूरी जो रैली थी वो महंगाई के मुद्दे पे होती और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाती। ये विपक्ष का काम है। दिलचस्प बात यह है कि महंगाई को लेकर के, महंगाई का झंडा सिर्फ कांग्रेस ने उठा रखा है। आम आदमी पार्टी के तरफ से हमने कभी कोई बहुत धारदार इस बात को लेकर वार नहीं सुना। मुलायम सिंह यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में, या ममता बनर्जी, या दूसरे क्षेत्रीय दल, किसी को भी ले लीजिए, महंगाई को उस तरह से सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। पुनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिएगा। जेपी सर, नरेंद्र मोदी जी की 2 खासियत रही हैं। एक तो वो निर्णायक प्रधानमंत्री रहे हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। जो उन्होंने सोच लिया वो करते हैं। मंदिर, पटेल की मूर्ति, 3 तलाक खत्म कर दिया, बालाकोट स्ट्राइक कर दी। अगर वो महंगाई के लिए ठान लेते तो महंगाई डेफिनेटली कंट्रोल में आती। जीएसटी के लिए तो जो आज विपक्ष का नहीं होना, या जो आपने अभी जो बात कही कि जनता ने उन मुद्दों की डिमांड ही नहीं की है, और जिस दिन जनता डिमांड कर लेगी और मोदी जी ये ठान लेंगे तो ये भी संभव है, कोई ये दूर की कौड़ी नहीं है। चलिए ठीक है, काश वो दिन जल्दी आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।